हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। इनसे बात करेंगे इन दिनों जो बिहार में राजनीतिक स्थिति है, खास करके इनके नेता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इन दिनों पशुपति कुमार पारस का दौरा क्यों बढ़ गया है, साथ ही साथ गुलाम रसूल बलियावी से लेकर के बीबीसी, तमाम बातों पर बात करेंगे मनीष आनंद जी। सबसे पहले मनीष आनंद जी ये बात करना चाहेंगे कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। बीबीसी पर जिस प्रकार से छापेमारी हुई डॉक्यूमेंट्री के बाद, क्या इसे संयोग माना जाए या लोकतंत्र पर खतरा, जैसा कि विपक्ष कहते आ रहा है? देखिए अनिल जी, विपक्ष के पास कोई विशेष मुद्दा है नहीं और ये छापेमारी नहीं है, ये उनका रूटीन इंक्वायरी हो रहा है। ये छापेमारी सरकार भी इस पे मना कर चुकी है और ये पूर्वक उनको नोटिस दिया गया था, 2 बार नोटिस गया है, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए ये कार्रवाई हुई है। बदले की राजनीति एनडीए सरकार में नहीं होती है। बदले की राजनीति अगर आपको देखना हो तो देखिए कैसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यूपीए ने गुजरात दंगे के लिए बार बार प्रताड़ित किया और जब आज भी मन नहीं भरा है तो कभी बीबीसी, कभी एनजीओ, कभी एक्सएमपी के सांसद की विधवा के द्वारा उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। बीबीसी क्या है? एक चैनल है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष घोषित कर दिया, क्लीन चिट दे दिया, विवाद वहीं खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आपकी सरकार ने उनकी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध भी लगाया। आपकी सरकार ने उनकी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध भी लगाया। प्रतिबंध देखिए, अनर्गल बातों के लिए तो प्रतिबंध, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा उसको दिखा के क्या फायदा, किसका भला होगा? बीबीसी सुप्रीम कोर्ट से तो ऊंचा नहीं है। वो भारत के खिलाफ प्रचार करने के लिए शुरू से विख्यात है और ये आज ही बैन नहीं लगा, इंदिरा गांधी ने भी उनको बैन किया था। लेकिन विपक्ष इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है? आपने जो कहा, इसी सवाल पर हम आ रहे थे कि इंदिरा गांधी के समय में भी इस पर बैन लगा था, तो फिर इसको लेकर यानी राजनीति हो रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे ही राजनीति हो रही है। विपक्ष के पास, मैंने पहले भी कहा, कोई मुद्दा नहीं है। अटकाना भटकाना उनका प्रयास है और इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। देश की जनता जागरूक है, मीडिया के माध्यम से हो, आप साथी पत्रकार के माध्यम से हो, उनको वस्तु स्थिति की सही जानकारी उन तक पहुंच जाती है और विपक्ष इसी भ्रम में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। मनीष जी, अडानी मामले में तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सवाल तो उठना लाजमी है। अडानी मामले में देखिए अनिल जी, अडानी मामले में हिंडसबर्ग ने उनपे जो आरोप लगाया है वो कभी भी खुले तौर पे नहीं लगाता है। हिंडनबर्ग किसी भी उभरती हुई कंपनी को बर्बाद करने के लिए फेमस है। उसका काम ही है कि शेयर के दाम को घटाओ और फिर खरीद लो। चाइना की एक कंपनी का भी उन्होंने यही हाल किया। जब उनको कोर्ट से नोटिस गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा अनुमान है, आई बिलीव। वो लेकिन मनीष जी कल तक आपकी कोई इंटरफेयर नहीं है। उसके लिए सेबी है, आरबीआई है, बैंक है, सभी ने अपने अपने स्तर से जवाब दे दिया है। लेकिन कल तक आपकी सहयोगी रही। बिहार में जदयू भी लगातार आप पर हमलावर है, चाहे अडानी मामला हो, चाहे बीबीसी का मामला हो या और भी जो मामला। मैंने कहा ना कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपने लोकसभा के भाषण में कहा था कि उनको बदनाम करने के लिए जितना आरोप लगाया गया, उससे अच्छा अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाते तो वो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में कह दिया गुलाम रसूल बलियामी वाले बयान पर कि पार्टी का इसे कोई मतलब नहीं है, कुछ लोगों की आदत होती है बोलने का, तो तुरंत देखिए इस पर एक्शन लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नहीं, एक्शन क्या लिया? गुलाम रसूल बलियामी करबला भी बनाने वाले थे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि करबला बना देंगे। फिर कल सेना को लेके जवाब दिया। आपको याद होगा कि सेना का, वहां जिस पाकिस्तानी सेना का वो गुणगान कर रहे हैं, आज कटोरा लिए हुए देश विदेश में घूम रहा है। वो उसकी हैसियत क्या है? पाकिस्तान में तो आटे की भी दिक्कत हो रही है। अनिल जी, आज से 7 साल पहले जो नरेंद्र मोदी ने कदम उठाया था नोटबंदी का, आज उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के भीख मांग रहा है। लेकिन महागठबंधन की रैली से एनडीए में ये बेचैनी क्यों है? महागठबंधन की रैली से हमको क्यों बेचैनी होगा? हमारा रैली पूर्व घोषित है। जिधर बेचैनी है, लेकिन महागठबंधन उस दिन अपनी ताकत दिखाएगा मनीष जी। निश्चित ही आप लोग के लिए चिंताजनक बात है, महागठबंधन की एकता आपके लिए चिंताजनक है। देखिए, महागठबंधन की एकता कितनी है वो आपको भी अच्छे से पता है। कोई ईर घाट, कोई पीर घाट।
अभी देखिएगा लालू जी दौड़े दौड़े पटना आ रहे हैं। जी नीतीश चाह जी। रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तेजस्वी चाहते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो, दोनों आपस में माथा फुटौल कर रहे हैं, तो विपक्ष की लेकिन एकता आप कहाँ लोग रह गई? इतने इतने ज्यादा आश्वस्त हैं तो गृह मंत्री अमित शाह क्यों बार बार आ रहे हैं बिहार में, पटना में? देखिए, आपको याद होगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने आज से कुछ दिनों पहले ही कहा था कि सिर्फ 400 दिन बचा है और जी। बीजेपी इलेक्शन को युद्ध स्तर पे लड़ती है। तो इसमें कोई जब शक नहीं 400 दिन बचा है तो हम लोग का हर काम है बूथ बूथ लेवल पे, जहां हमारी कमजोरी है उस क्षेत्र को मजबूत करना सर्वप्रथम प्राथमिकता है एनडीए की। उसी क्रम में आदरणीय गृह मंत्री जी का दौरा है। लेकिन लेकिन यह मान रहे हैं ना कि यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी जो है आपके लिए काफी समस्या पैदा करने वाली है आगामी चुनाव में। 2014 का आप देख चुके हैं रिजल्ट अनिल भैया, 2 पे सिमट गए थे, कुछ पार्टी ने अंडा दे दिया था। चलिए मनीष जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस लगातार बिहार का दौरा, हाजीपुर का दौरा विशेष करके कर रहे हैं, क्या कुछ डर हो हाजीपुर गया तो मन उनका में? संसदीय क्षेत्र है, बेटोली से वो वहां गए। तो पहले पहले कहाँ रहते थे? पहले तो उनका पोस्टर लगाया गया था कि सांसद लापता है, आपको याद होगा। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 साल कोरोना में बर्बाद चला गया। 19 में उसकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चुने गए, 20 से कोरोना शुरू हुआ जो 22 तक चला, तो कोई भी जी, अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं था। उसी की भरपाई कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस। लेकिन जो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कार्य किया जा सकता है वो निरंतरता में किए जा रहे हैं। और उसके अलावा भी सिर्फ आप अपना क्षेत्र नहीं देखिए, झारखंड में जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री का जो योजना है नौकरी देने का, वहां जाके नौकरी देने का काम किए। G20 के समिट में जाके अध्यक्षता किए, शुरुआत किए। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कद है जिसको भाजपा भी मानती है और एनडीए भी मानती है। लेकिन पिछले दिनों जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीसी किया था उसमें जो आरोप लगाया लोजपा के पुराने नेता पर पार्टी तोड़ने का, परिवार नहीं, तोड़ने का, किसने आरोप लगाया था? पशुपति कुमार पारस ने। किस पे लगाया था? जिस पर चिराग की पार्टी के पुराने जो प्रवक्ता थे जिनको पार्टी से भी निकाला जा चुका है, कृष्ण कुमार ने भी आपके मंत्री जी को लेकर के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी काफी टिप्पणियां की हैं। सौरभ पांडे को मैं बात कर रहा हूं, सौरभ पांडे की। अरे कौन है सौरभ पांडे? कौन है कल्लू? सौरभ पांडे कौन है? कृष्ण कुमार सौरभ पांडे आपकी पार्टी में पहले थे, कहा जाता था कि पर्दे के पीछे की राजनीति हमारे करते हैं। पार्टी में नहीं थे वो एक दलाल थे। वो एक दलाल थे। हमारे पार्टी में उनका कोई पद हो तो आप बताइए। पूरे पार्टी को तोड़ने का काम किया है उन्होंने। सौरभ पांडे कौन है मैं आपको बता दूं। सौरभ पांडे तो पूछिएगा, कभी मुलाकात होगी कि राजन तिवारी ने आपको थप्पड़ क्यों मारा था बड़े साहब के सामने। ये वो सौरभ तिवारी है, लतखोर तिवारी है ये। सौरभ पांडे जी बिल्कुल, सौरभ पांडे लतखोर पांडे है। राजन तिवारी ने उनको बड़े साहब के सामने ही थप्पड़ मारा था। वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के सामने। बिल्कुल। लेकिन माना जाता है कि चिराग पासवान के काफी करीब रहे हैं सौरभ पांडे। चिराग पासवान के करीब है तो आज उनको पटना क्यों नहीं आने दिया जाता है? कौन लोग हैं जो उनको पटना आने से रोक रहे हैं? क्या है सौरभ पांडे को? सौरभ पांडे को गान गाया जा रहा था सौरभ पांडे का, तो आज पटना क्यों नहीं आते हैं? पार्टी में उनकी हैसियत क्या थी? लेकिन मनीष जी, कृष्ण कुमार कल्लू, मैंने आपको पहले भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता रह चुके हैं। हालांकि पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया है। यही बात है अनिल जी, यही बात है। जिसको भी पार्टी से निकाला गया, आपको सबसे पहले लोजपा रामविलास का कल्चर समझना होगा। वो पार्टी से निकाले गए, अब पार्टी में वापस आना है तो कैसे आएंगे? चिराग को क्या पसंद है? कोई चाचा को ऊंच नीच बोलेगा वो चिराग को पसंद है, जो चाचा को बेइज्जत करेगा वो चिराग को पसंद है। तो इसी क्रम में कल्लू जी ने बयान दिया है। और ये कल्लू उल्लू कोई नेता नहीं है, सड़क छाप है जो समय समय पर अपना राजनीतिक बाप बदलते रहता है। कोई हैसियत नहीं है उसकी राजनीति में। देखिए आपकी पार्टी में भी होगा कभी पार्टी अगर किसी को लगता है कि फलाना व्यक्ति जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है तो पार्टी उस पर कार्रवाई करती है। इसमें कोई गलत तो नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, तथ्यहीन बात आरोप लगाया गया।
कोई सबूत है उनके पास? जो भी वो बोलते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज नहीं, अपने जमाने के बीएड है। नहीं, लेकिन सबूत की बात अगर आप करेंगे तो सौरभ पांडे पर जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका सबूत है आपके पास? तो सब लोग जानता है, दिल्ली के खेमा में आप किसी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष आपके वहां के बताएंगे इस बात में सत्यता है कि नहीं है, क्योंकि उनके बड़े भाई ने ही उन्हें मारा था। राजन तिवारी जी उनके बड़े भाई है ना, उन्होंने ही मारा था। आपके वहां के प्रदेश अध्यक्ष इसकी सत्यापन कर देंगे। चलिए, ये अलग बात है, लेकिन कृष्ण कुमार कल्लू ने, जो पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समय में बीएड है, और उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मैं स्वयंभू हूं। उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं आज जो कुछ भी हूं अपने बड़े भाई की बदौलत हूं। वो इस बात को मंच पे मानते हैं, कई बार आपसे भी बातचीत में कहा है। अगर कोई ये कहता है कि अगर वो रामविलास जी के भाई नहीं होते तो क्या करते, तो वो शिक्षा का रोजगार कर सकते थे, शिक्षक बन सकते थे। लेकिन 12वीं पास उनके सो कॉल्ड अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो उनको जिले इलाही बोलता हूं, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करते हैं? 12वीं पास क्या करता? लखू दा ढाबा में वेटर का काम कर रहा होता? नहीं, देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे और भाई के लिए शिक्षा कोई महत्व नहीं रखती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम ही काफी है इसमें। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि वो आज जो भी है अपने भाई की बदौलत है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं खुद बना हूं। नहीं, पशुपति कुमार पारस ने लगातार यह कहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान मेरे भगवान हैं। लगातार कहा है, हमसे भी कहा। मैंने कहा ना कि वो समय समय पे राजनीतिक बाप बदलते रहते हैं। कुछ दिन पहले वो उनका पीके जी का गुणगान कर रहे थे कि सीएम वही होंगे। तो वो ये मौका परस्त लोग हैं, इनके बात को तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को नोटिस नहीं लिया जाए तो अच्छा है। मैं तो लेता नहीं, लेकिन आपने सवाल किया है तो मुझे जवाब देना पड़ा। नहीं, इस तरह की बातें जब सामने आई तो निश्चित तौर पर पार्टी के प्रवक्ता से उनका पक्ष जानना जरूरी हो जाता है। मनीष जी, देखिए, ओछी राजनीति करने वालों को जवाब देना बनता नहीं। ठीक है, मैं भी एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन अनर्गल आरोप पर क्या प्रतिक्रिया देना? जो हमारे लिए जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका उसकी पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं है, 6 साल के लिए निष्कासित है, प्राथमिक सदस्यता भी गई है उनकी, तो उनकी बातों को क्यों तवज्जो देना? एक बार पार्टी ने पहले भी उन पर कार्रवाई की थी, फिर उन्हें दल में लिया गया और फिर इस कार्रवाई चाटने की आदत है। वो थूक भी फेंकते हैं और चाटते भी हैं। चलिए, तो कृष्ण कुमार कल्लू की बातों को आप खारिज करते हैं? निश्चित तौर पर। देखिए, एक प्रवक्ता का बयान वो हो ही नहीं सकता है। ये गलित छाप जो टपोरी लोग होते हैं उसकी भाषा बोलता है। चलिए, एक आखिरी सवाल है मनीष जी। लगातार जो है चाचा भतीजा के बीच की जो बातें सामने आ रही थी, उसी में कई दिनों से यह खबरें आ रही है चिराग पासवान के एनडीए में वापसी की, एनडीए में अंदर आने की, जो कि बाहर से लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। आपने पिछले तीनों चुनाव में, उपचुनाव में देखा। लेकिन आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि चिराग पासवान यदि आते हैं तो उनका स्वागत। देखिए, हम एनडीए के घटक दल हैं। एनडीए में सब फैसला जो होता है सार्वजनिक रूप से होता है। हम एनडीए के साथी, तो कोई भी हमारा साथी निश्चित तौर पे बने, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन चिराग जी पिछले 15 दिनों से प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं, तो कितने एनडीए के साथी बनेंगे आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आज तक उनको मिलने का समय नहीं मिला है। मिलने का समय नहीं मिला, जेट सिक्योरिटी तो दिया ना। मैं आपको पहले भी कहा, नाक दे भाई नरन दे, या तो नाक दो या तो नरन दो, तो उनको नरन थमा दिया। मंत्री पद मिलेगा, फिर भी आप यही बोलेंगे? देखिए, वो अभी बच्चे हैं, उनका आप देखिएगा, उनका जो कार्यशैली है वो एक लड़क भुरभुर बच्चे की तरह है। तो लेकिन मनीष जी, जिनको आप बच्चे कह रहे हैं, आपके संस्थापक, आपके स्वर्गीय रामविलास पासवान के इकलौते पुत्र हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिए। इसके अलावा उनकी कोई योग्यता ही नहीं है ना। इसके अलावा उनकी योग्यता क्या है? अपने क्षेत्र में संसद निधि खर्च करने में सबसे पिछड़ी साबित हुए हैं। अपने क्षेत्र से लापता होकर उस सारे क्षेत्र में घूमते रहते हैं। बस अपना क्षेत्र उनके लोकेशन से गायब है। तो यही बात तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी आ सकती है कि पशुपति कुमार पारस की स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई के अलावा योग्यता क्या है? बीएड को अगर साइड कर देते हैं, आप ही की बात मान लिया। वो एक पढ़े लिखे क्वालिफाइड आदमी है,
हमने शुरू में कहा बीएड को साइड कर देते हैं। तो आज राजनीति में पशुपति कुमार पारस जहां है, उन्होंने बार बार इस बातों को कहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं, चिराग सिर्फ संपत्ति के उत्तराधिकारी। निश्चित तौर पर इसका प्रमाण है कि जब बड़े साहब जिंदा थे, उन्होंने अपनी कर्म भूमि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी। और मैं पहले भी कहा हूं कि पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन राजनीतिक विरासत जो है, उनकी धरोहर है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। इसमें संदेह कहां है? चलिए, धन्यवाद आपका मनीष आनंद जी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार यह कहते आए हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान मेरे भगवान हैं। और जो पुराने प्रवक्ता थे कृष्ण कुमार कल्लू, चिराग पासवान की पार्टी की, उनकी बातों को पूरी तरह से खारिज किया है मनीष आनंद ने। हालांकि मनीष आनंद के दावों में लगातार बीबीसी से लेकर के जदयू के जो एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी हैं, इनके दावों में कितना सच्चाई है, कितनी इनकी बातें सच है, वो तो वक्त बताएगा।